सर, पहला सवाल है कि साउथ कोरिया का प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। सवाल है कि आयरलैंड विजिट वीज़ा रेशो का बता दें और उसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है। ठीक। अगला सवाल है कि टर्की वीज़ा रेशो ऑन फ्रेश पासपोर्ट। अगला सवाल है कि हांगकांग के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है और उसका प्रोसेस टाइम कितना है। ठीक है सर। अगला सवाल है कि यूके की अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है। ठीक है सर। अगला सवाल है कि सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी 40,000 है, क्या वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है सर कि यूके वीज़ा 6 फैमिली मेम्बर्स के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है। अगला सवाल है सर कि कनाडा रिकन्सिडरेशन या रीअप्लाई की कोई वर्थ है या नहीं। ठीक है सर। अगला सवाल है कि कौन सी कंट्री फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा देती है। ठीक है सर। अगला सवाल है कि अगर बंदा फाइलर ना हो, टैक्स पे ना करता हो, तो क्या वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर। एक भाई का सवाल है कि अगर पासपोर्ट गुम हो जाए जिस पर मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े लगे हुए थे, तो अब उसके बाद क्या होगा वो। अगला सवाल है कि यूएस से वीज़ा इजी है या यूके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अक्सर आपके जो कमेंट्स आए होते हैं फेसबुक पे, उस पे हम लोग आपको जो है रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो आज भी जुनेद साहब ने काफ़ी कमेंट्स इकट्ठे किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की क्यूरीज़ का जो है वो आंसर दे दें। तो आप लोग भी अगर कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन मेरे देखने वाले करना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम रात को 11:30 बजे तक अवेलेबल होते हैं। तो होता ही है कि कमेंट्स जो है बहुत से लोगों के आते हैं, मगर हम कोशिश ये करते हैं कोई 8, 10, 15 इकट्ठे हो जाएं, जिसमें जो कॉमन होते हैं, कॉमन जो बहुत ज़्यादा लोग जो है एक ही क्वेश्चन अगर कर रहे होते हैं तो फिर उन पे हम लोग वीडियो बना के अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा दें। आप जैसा कि जानते हैं कि जुनेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे सोशल मीडिया को देखते हैं। जी जुनेद साहब, बताइएगा क्या है आज के क्वेश्चंस। जी सर, पहला सवाल है कि साउथ कोरिया का प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। सर, साउथ कोरिया की जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, वो है 2 वीक्स। आप समझ लें 15 डेज़ के अंदर साउथ कोरिया जो है रिप्लाई करता है। और डॉक्यूमेंट वही हैं, जितने भी आपने वीज़ा अप्लाई करने होते हैं उसमें डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जैसे आपके पासपोर्ट्स होते हैं नए पुराने, FRC होता है, आपका ID कार्ड होता है, आपका जो है वो टैक्स रिटर्न एंटियन होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है। फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि कुछ कंट्रीज़ में बैंक स्टेटमेंट की जो होती है वो 3 मंथ्स की होती है और कुछ कंट्रीज़ में बैंक स्टेटमेंट जो 6 मंथ की लगाई जाती है। किसी का क्लोजिंग बैलेंस 1 मिलियन चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए होता है, किसी का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 2 मिलियन चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। जी, अगला सवाल। अगला सवाल है कि आयरलैंड विजिट वीज़ा रेशो का बता दें और उसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है। देखिए जी, आयरलैंड का जो वीज़ा रेशो है वो ठीक ही चल रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और इसका जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो आपका बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस कोई 15 लाख के करीब हो, यानी कि 1.5 मिलियन के करीब आयरलैंड का जो होना चाहिए बैलेंस उसमें बैंक स्टेटमेंट। अगला सवाल है कि टर्की वीज़ा रेशो ऑन फ्रेश पासपोर्ट। टर्की बिल्कुल देता है जी, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देता है। बल्कि बहुत से लोग जो ट्रैवल हिस्ट्री को स्टार्ट ही टर्की से करते हैं। कुछ लोग थाईलैंड, मलेशिया, अज़रबैजान, ये तो वो हैं जो कि आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स के वीज़ा जो है प्रोसेस हो जाते हैं। टर्की डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा प्रोसेस करता है, फ्रेश जो है पासपोर्ट उसको वेलकम करता है। ठीक है, टर्की का ये है कि आप उस पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट हैं या आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह, अगर आप सैलरी जॉब कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट लगा के इस टर्की की वीज़ा रेशो हमेशा से अच्छी रही, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है कि हांगकांग के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है और उसका प्रोसेस टाइम कितना है। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को आपको बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सबके सेम ही हैं। आपका ID कार्ड, CNIC, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, चैम्बर का कार्ड अगर अवेलेबल है तो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सबके सेम ही हैं। और प्रोसेसिंग टाइम इसका जो है वो तकरीबन जो है 4 वीक्स के अंदर अंदर आंसर आ जाता है। ठीक है सर। अगला सवाल है कि यूके की अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है। यूके की अपॉइंटमेंट जी, अगर जो विजिटर वीज़ा की अपॉइंटमेंट है वो तो विदिन 7 डेज़ के अंदर मिल जाती है। जैसे ही आप अपने केस को सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आप अपना वैसी फ़ीस पे करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट वो आजकल जो आ रही है वो हमारे पास 7 डेज़ के अंदर अंदर आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिल रही है। ठीक है सर। अगला सवाल है कि सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी 40,000 है, क्या वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
सैलरी देके वीज़ा अप्लाई, जिसकी 40,000 सैलरी है वो 40,000 सैलरी वाला वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बात आ जाती है कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 40,000 सैलरी बहुत कम सैलरी है, इस सैलरी ब्रैकेट में आपको वीज़ा नहीं मिलेंगे। अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो वो मिल सकता है, आपको दुबई का वीज़ा मिल सकता है, अज़रबैजान मिल सकता है, थाईलैंड, मलेशिया, कम्बोडिया, वो वीज़ा जो आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स पे मिलते हैं वो मिलेंगे। इवन कि आप तुर्की के लिए भी जाएंगे तो 40,000 सैलरी पे आपको वीज़ा तुर्की भी नहीं देगा। अगला सवाल है सर कि यूके वीज़ा 6 फैमिली मेम्बर्स के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है? 6 फैमिली मेम्बर्स के लिए आपकी यूके की जो स्टेटमेंट है वो अब देखना ये पड़ेगा कि उसमें आपके जो फैमिली मेम्बर्स में अडल्ट कितने हैं और बच्चे कितने हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप रफली आप ऑन एवरेज लेके चलें तो आपके 6 मेंबर के हिसाब से जो है आप 1.2 पर पर्सन के हिसाब से अगर ऐड करेंगे तो ये 7 to 8 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट बनती है। अगर सिंगल बंदा अप्लाई कर रहा है तो 15 से 20 लाख एक बंदे के लिए इनफ होता है बैंक स्टेटमेंट में। अब जैसे उसमें नंबर ऑफ पर्सन ऐड होते जाते हैं तो आप 15 लाख के अंदर 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से ऐड करते जाएं। जितने फैमिली मेंबर हैं उतने के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। अब 6 लोग हैं तो 7.2 to 8 मिलियन जो है वो इसका वो बैलेंस होना चाहिए आपका। अगला सवाल है सर कि कनाडा रिकंसिडरेशन या रीअप्लाई की कोई वर्थ है या नहीं? देखिए, रिकंसिडरेशन कुछ नहीं होता, रीअप्लाई कनाडा होता है। रीअप्लाई में भी ये होता है कि अगर आपके कनाडा के फिंगर हो गए हैं, जैसे आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और आपने फिंगर करवाया और वो फिंगरप्रिंट जो है आपके 10 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं, दोबारा आप उसको रीअप्लाई में जा सकते हैं। रिकंसिडरेशन कोई चीज़ नहीं होती और ना इसकी कोई अपील है, ना किसी किस्म का कोई इस तरह का नहीं। आपने दोबारा इसको रीअप्लाई करना, उसमें यह है कि आपके फिंगर नहीं होंगे, आपने केस जो है दोबारा से सबमिट करेंगे। जैसे ही आप केस सबमिट करेंगे, एम्बेसी फीस जमा कराएंगे तो आपको बायोमेट्रिक का वेट नहीं करना पड़ेगा। जो आप बायोमेट्रिक के बाद प्रोसेसिंग टाइम होता है वो आपका उसी वक्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अगला सवाल है कि कौन सी कंट्री फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा देती है? अब कौन सी कंट्री फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा था? अब क्वेश्चन इसमें यह भी बन जाता है कि आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं या फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं। इंडिविजुअल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अब आपका प्रोफाइल फिर देखा जाएगा। अब आपका प्रोफाइल तुर्की के लिए बेहतर है, तुर्की भी फ्रेश पासपोर्ट पे देता है, जापान भी फ्रेश पासपोर्ट पे देता है, साउथ अफ्रीका भी दे देता है, फ्रांस जो है फैमिलीज़ को दे देता है, स्पेन भी देता है। बात वही है कि बहुत ओपन सा क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है कि जी कौन सा देता है। अब इनका प्रोफाइल सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनकी बैंक स्टेटमेंट कितने, उसमें क्या उसका ट्रांजैक्शन है, इनका अगर बिजनेस है तो वो कितना पुराना है। मगर फ्रेश पासपोर्ट पे ये 5-6 कंट्रीज़ जो हैं जो आपको वीज़ा दे सकते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल है कि अगर बंदा फाइलर ना हो, टैक्स पे ना करता हो, तो क्या वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाइलर नहीं हैं तो, मगर उसमें वीज़ा आपका मिलेगा नहीं। आपको फाइलर होना लाजमी है। फाइलर में ये है कि आपको, जैसे मैं अक्सर वीडियोस में बताया करता हूँ कि फाइलर होने का मकसद ये है कि आप जो है को बिज़नेस कर रहे हैं, आपने गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया हुआ कि ये मेरी इनकम है, आपने अपनी इनकम बतानी होती है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी में भी जिन लोगों की 6 लाख से ज़्यादा एनुअल सैलरी बनती है, यानी कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी जिनकी आ रही है, उन पर भी टैक्स आता है। तो जो एक इनकम टैक्स जिसको कहते हैं कि आप सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपने, जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फिर वही बात आ जाती है, बगैर एनटीएन के आप कर सकते हैं, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया आपका आ जाता है, अज़रबैजान, कम्बोडिया वगैरह, वो वीज़ा जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स पे मिलते हैं वो आप बगैर एनटीएन के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, एक भाई का सवाल है कि अगर पासपोर्ट गुम हो जाए जिस पर मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े लगे हुए थे तो अब उसके बाद क्या होगा? वो देखिए जी, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया तो आपके पास, अगर सपोज करें आपने पासपोर्ट आपके पास था और उस पर 2-3 पासपोर्ट या जितने भी पासपोर्ट थे उस पर एक वीज़ाज़ काफ़ी लगे हुए थे, अगर तो आपने एहतियाती तौर पे उनके वीज़ाज़ की कॉपीज़ अपने पास रखी हुई है तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में उसको शो कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, यानी कि उनकी कॉपीज़ वीज़ाज़ की आपने नहीं रखी हुई, तो फिर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि आपकी ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री है। ठीक है, अगला सवाल है कि यूएस से वीज़ा इजी है या यूके? यूएस का वीज़ा भी इजी है, यूके का वीज़ा भी इजी है, अगर आप उनके प्रोफाइल को, उनके क्राइटेरिया को मैच करते हैं। यानी कि आप एम्बेसी के क्राइटेरिया को अगर मैच करते हैं तो आपको यूके का वीज़ा भी मिलता है और यूएस का भी वीज़ा मिलता है, दोनों आसान है। अगर आप उनके क्राइटेरिया को मैच नहीं करते तो फिर आपके लिए यूके का वीज़ा भी मुश्किल है, यूएसए का वीज़ा भी मुश्किल है। बात आ जाती है आपके प्रोफाइल पे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पर। ठीक है सर, आज के बस इतने ही सवाल थे।
जी, आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। आप मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप वो हमें जो है वो हमारे पेज के ऊपर आके कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, इवन आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपको आपकी बात का उसी वक्त जवाब मिल जाएगा। अगर आपने कमेंट किया हुआ तो उसमें ये होता है कि हमें कई दफ़ा वीडियो बनाते हुए को 2-4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि काम की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। जैसे ठीक है, तो यूके का काम बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा मसरूफियत ज़्यादा है। मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से वीडियो को फिर हमें 2 या 3 दिन बाद जो है वो हम लोग जब कमेंट्स थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बनाते हैं। तो कोशिश किया करें, आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लिया करें 0311178614। इसकी सिम पे कॉल किया करें। हमारे एजेंट आपको 24/7 नहीं 24/6 संडे ऑफ होता है, 6 दिन आपको जो है हमारे एजेंट जो इसकी रहनुमाई देंगे। और अगर आप ऑफ़िस विज़िट करना चाहते हैं तो मुस्लिम टाउन मोड़, वहादत रोड, गोहर सेंटर, लाहौर में हमारा ऑफ़िस है। आप लोग बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं। बस आते हुए ख्याल कीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आएँ। डॉक्यूमेंट्स में बहुत से लोगों के करते क्या है कि उनके पास पासपोर्ट, FRC वगैरह पड़ा होता है, NTN टैक्स रिटर्न, ये तो हर बंदे के पास होती है, वो ले आते हैं। मगर बैंक जाके बैंक स्टेटमेंट निकाल के नहीं लाते हैं। वो थोड़ा सा उनको आप समझ लें कि हेक्टिक लगता है। तो होता यह है कि जब हमारे सामने बैंक स्टेटमेंट होती है ना तो हमारे लिए ज़रा असेस करना आसान हो जाता है। आप लोग वर्बली आगे बता रहे होते हैं कि जी मेरी इतना टर्नओवर है, इतना मेरा बैलेंस है। देखिए, हमने स्टेटमेंट अपने एंड से देखनी होती है कि आपके बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, आपकी बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन का फ़्लो क्या है, आपकी डेबिट कितने, आपकी क्रेडिट कितने, अगर आपका बैलेंस कम हुआ है तो कम से कम कितना हुआ, अगर उसमें कोई डिप आ रही है वो कितनी अरसे की है और कितनी डिप्स आ रही हैं। हम अपने एंड से बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं। तो काइंडली जब आएँ तो कोशिश करें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लेके आया करें। बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप ट्रैवल हिस्ट्री वर्बली भी बता सकते हैं। अगर आपका NTN देखना है तो आपको CNI किसी के नंबर से हम लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे, FBR की वेबसाइट पे जाएंगे, आपका ये भी पता चल जाएगा कि आपका NTN और टैक्स रिटर्न NTN कितना पुराना है। तो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी टैक्स रिटर्न होती है और आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। इन चीज़ों को साथ कैरी करके ले आया करें, इससे जो है हमारे लिए आसानी होती है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।